लिविंग गॉड जो चैप्टर है ना, ये लिविंग गॉड सीरियसली एक चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। आप लिविंग गॉड इज़ अ स्टोरी जो कि सही में एक बात बताता है कि इंसान का हेल्प कैसे करता है, और एक इंसान जो आपका हेल्प करता है वो आपके लिए सही में भगवान होता है। ठीक है, इसलिए लिविंग गॉड बोला गया। टाइटल ऑफ द स्टोरी क्लियर है, इसमें कोई घुमाया फिराया हुआ चीज़ नहीं है। क्लियर टाइटल ऑफ द स्टोरी है कि भाई लिविंग गॉड कौन होते हैं, एक इंसान जो कि सही में आपका हेल्प किया है, चाहे वो कोई भी आपका सिचुएशन हो लाइफ का, वो आपके लिए लिविंग गॉड है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के समय में डॉक्टर्स। पहले के समय इतना डॉक्टर्स का नहीं था, लेकिन आज के समय डॉक्टर्स सही में लिविंग गॉड है फॉर एवरी नीडी पीपल जिनको ज़रूरत है। क्लियर कट है बात, ठीक है। तो ये स्टोरी में भी, ये स्टोरी पूरा का पूरा हमें जापान के पास ले जाता है। ठीक है, जापान आज के डेट में सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है, और जापान बीइंग अ डेवलप कंट्री, सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री। इंडिया में तो 4G 5G अभी तक आया नहीं है, एयरटेल का सही तरीके से 5G नहीं है, एयरटेल का है, कुछ और कंपनीज़ का 5G अभी तक पूरा लॉन्च नहीं हुआ है। तो 4G के बाद हम लोग 5G में, ये एक वो फेज़ है हमारा जो हम लोग स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, जापान जैसे कंट्रीज़ में या आउट ऑफ कंट्रीज़ जो कि इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ हैं, उसमें 5G क्रॉस हो चुका है, 6G 7G क्रॉस होकर बैठा है आज के ज़माने में। ठीक है, तो जापान सर 6G लॉन्च कर दिया, जापान 6G लॉन्च कर दिया। वहाँ पर मेट्रो नीचे नहीं चलते, मेट्रो हवा में चलते हैं। मतलब ऊपर जस्ट ये एक रॉड है तुम्हारा, तो मेट्रो ऐसे चल रहा है, नीचे कब गिरेगा, गिरने का कुछ नहीं, मतलब पूरा मैग्नेटिक है, अच्छा खासा बनाया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया अपना जापान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हाँ, जापान आज भी सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स झेलता है दुनिया के अंदर। उस ज़माने में झेलता था, लेकिन आज भी झेलता है, और 100, 150, 200 साल हो गया है, 300, 400 साल हो गया है, मतलब जापान को अर्थक्वेक्स झेलते झेलते। तो इन लोग को आदत हो गई है अर्थक्वेक्स का, और हर घर में अर्थक्वेक एक तरीके का नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये है जापान की कहानी में। अब इस स्टोरी के अंदर लिविंग गॉड एक हमारा बंदा है, मतलब एक ओल्ड मैन है, उसका नाम है हामागुची गोई। हामागुची गोई एक जापानीज़ पर्सन है, ये ओल्ड मैन है, ये एक बहुत बड़ा फार्मर है और बहुत अमीर आदमी था। पूरा नेम हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हामागुची नाम रिपीट करें, तुम लोग हामागुची गोई को अंडरलाइन कर लो। मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी यही है, और मेन हीरो ऑफ द स्टोरी यही है। ये एक बहुत बड़ा फार्मर है जो कि राइस का, चावल का खेती करता है। ठीक है, चावल का खेती करता है, एक बहुत बड़ा फार्मर है, और ये पूरे गांव में, वहाँ पर पूरे इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर था। लोग इसे मानते थे, गांव का बहुत बड़ा मुखिया भी था। तो मुखिया होने के वजह से लोग इसको रेस्पेक्ट करते थे, ऐसी बात नहीं है। लोग इसे रेस्पेक्ट करते थे कि लोगों का मदद करता था, लोगों के अंदर राइस का जब खेती होता था, कल्टीवेशन होता था राइस का, तो उसमें हेल्प करता था, लोगों को पैसा उधार देता था दूसरे फार्मर्स को, और अगर किसी में झगड़ा हो गया तो उसको सॉल्व करने में मदद करता था। तो ये हामागुची जो था बहुत अच्छा खासा आदमी था। हाँ, जापान के अंदर अर्थक्वेक्स आते थे, इससे अर्थक्वेक झेलते झेलते काफ़ी साल हो गया था, मतलब 100, 150, हज़ारों, मतलब काफ़ी हज़ारों अर्थक्वेक्स, हज़ारों तो नहीं एक्चुअली, मतलब काफ़ी अर्थक्वेक, अच्छे तादाद में अर्थक्वेक अपने ज़माने से झेलता हुआ आया है। तो इससे अर्थक्वेक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है कि नेचुरल चीज़ें जो होती है कैसे करवटें लेती है, कैसे पलटती है, ये हामागुची को अच्छे तरीके से नॉलेज है। ओल्ड मैन है, रिच फार्मर है, राइस का कल्टीवेशन करता है, और इसका घर प्लेटू के ऊपर है। प्लेटू मतलब क्या हो गया, प्लेटू हिल्स तुम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़े हो गए, अच्छा अभी अभी 10 देखे आ रहे हो, अच्छा खासा। ठीक है, तो प्लेटू मतलब क्या हो गया, वो टेरेस फार्मिंग वाला रीजन देखे हो जो दार्जिलिंग ये सब के पास होता है, वो एक सीढ़ियाँ जैसे दिखती रहती है, पूरे का पूरा वो जो ग्रासेस होता है पूरा सीढ़ी की तरह प्लेटू बनता रहता है, तो वही हो गया एक तरीके से आप लोग का। और उसके ऊपर मान लो हामागुची का घर है, हामागुची का घर सबसे बड़ा घर था, और उसके नीचे मतलब वो प्लेटू वाला रीजन है, प्लेटू वाला रीजन एक इमेजिन करिए कि प्लेटू वाला रीजन है। प्लेटू वाला रीजन मतलब टेरेस फार्मिंग वाला रीजन है। दूर से देखेंगे तो टेरेस फार्मिंग वाला रीजन सीढ़ी टाइप का हमें लगेगा, उसके ऊपर एकदम जाके हामागुची का घर है। और ये 1896 के भी पहले की कहानी है, 1896 के भी पहले की कहानी, 1896 18 सेंचुरी के आसपास की कहानी है। उस ज़माने घर कोई पक्के तो नहीं होते थे ना, गाँव के लोगों के तो जाहिर सी बात है पक्के घर होंगे नहीं कभी, स्ट्रॉस के घर होते थे, ये तो थैचेस के घर होते थे, मतलब घास फूस से बना दिया एक घर टाइप का। जापानीज़ लोग का कोई मूवी देखे हैं आप लोग, घर भीम, छोटा भीम, ऐसे में जापानीज़ लोग का मूवी दिखाया था चाइना का, देखे होंगे, आइडिया होगा। तो वो, और नहीं तो एक हम आप लोग एक व्यू दिखा देंगे अभी, बट हाँ, घर थोड़ा सा स्ट्रॉज, थैचेस, मतलब मिट्टी उट्टी लगा दिया, थोड़ा झाड़ पूछ लगा के घर जैसे से रेडी कर दिया। अब हामागुची का घर थोड़ा बड़ा था क्योंकि ये रिच भी था, बड़ा फार्मर भी था, गाँव में रिस्पेक्ट भी था, सब कुछ इसके पास था। अब इस बंदे का होता क्या है कि ये 400 लोगों की जान इस स्टोरी के अंदर बचाता है। सुनामी आती है जापान के अंदर, रीजन का नाम है वो अपने डिस्कस करेंगे, बट वहाँ पर
सुनामी आ रही होती है, अब इसका घर सबसे ऊपर है, इसके घर के नीचे सारी छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, मतलब छोटी छोटी थैचेस के घर है, बाकी फार्मर का, बाकी गांव के लोगों का। अब ये घर, ये ऐसा है कि प्लेटू के ऊपर है, इसके घर से पूरा समुद्र दिखता है। अब इसे दिख रहा है, मतलब सब लोग नीचे सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइस का कल्टीवेशन हुआ है इस बार, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा राइस आया है, मतलब राइस का फसल अच्छा हुआ, तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हामागुची जो है ना, ये सेलिब्रेट करने गया नहीं क्योंकि बेचारा बीमार रहता है, कि अपने छोटे पोते के संग, इसका एक पोता का नाम है टाडा नाम है शायद ना, TADA मेंशन किया गया, ये देख लेंगे एक बार। तो उस पोते के संग ये अपने घर पे रहता है, ये हामागुची जाता नहीं, बाकी लोग जाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, राइस इस बार उगा है, खेती अच्छी हुई है। हामागुची को भी मन रहता है लेकिन बेचारा बीमार रहता है, इसलिए जा नहीं पाता है। ये देखता है अपने ऊपर घर से, नीचे का पूरा सिटी देख रहा होता है कि लोग कैसे सेलिब्रेट कर, कलर्स, बैनर्स, फ्लैग्स उछल रहे हैं, सब देख रहा है एकदम। हामागुची बहुत हंस रहा है, अच्छा लग रहा है उसको, फीलिंग अच्छा आ रहा है। बट वो दूर से देख रहा है कि नदी धीरे धीरे काला होते जा रहा है, और जो नदी का पानी वो पीछे की ओर सिरक रहा है, नदी का पानी पीछे की ओर सिरक रहा है। अब नदी का पानी पीछे की ओर जा रहा है, तो हामागुची को लगता है कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, नदी पीछे की ओर जा रही है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, गांव के लोगों ने आज तक ऐसा नहीं देखा कि नदी पीछे की ओर जा रही है, आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, और ना हामागुची ने देखा है आज तक ऐसा। यहाँ पर हामागुची ने सुना था कि नदी पीछे जाती है तो क्या होता है, लेकिन देखा कभी नहीं था, ना गांव के लोगों ने देखा था। तो नदी पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, तो नदी के ऊपर जो सरफेस था, नदी के अंदर का जो पानी था, नदी के अंदर के जो चीज़ें थी, वो धीरे धीरे ज़मीन पे आ रही है। लोग वहाँ पर आके देख रहे हैं ज़मीनों पे कि भाई नदी के नीचे क्या था एक्चुअली में, सैंड के बाहर, मतलब बीचेस पे आके देख रहे हैं, और नदी के वेव्स पीछे जा रही है। अब भाई हवा इस साइड चल रही है और नदी पीछे जा रही है, उल्टा हो रहा है, हवा के अपोजिट में नदी जा रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन हामागुची का आइडिया था कि उसके दादा ने उसे कभी ना कभी, दादा या पापा मेंशन क्या किया देख लेंगे, तो उन्होंने बताया था हामागुची को कि कभी नदी ऐसे पीछे जाए ना तो बहुत बड़ी सर। सुनामी आने वाली है। हाँ बोलिए। इसमें नदी नहीं समुद्र था शायद। वट एवर, स्टोरी में देख लेंगे, नदी या समुद्र जो भी होगा, हम जस्ट आप लोग को बता रहे ओवर सीन, अभी स्टोरी पढ़ेंगे तब दिख जाएगा। तो समुद्र में वहाँ पर लहरें पीछे की तरफ जा रही है। अब हामागुची सुना था कि लहरें पीछे की तरफ आती है तो बहुत बड़ा सुनामी आता है एक बार में। अब लोग सोच रहे भाई क्या है, कुछ नहीं, लोगों का आइडिया नहीं। लेकिन हामागुची एक ऐसा इंसान है पूरा गांव का जो कि सुना था कि समुद्र पीछे जाती है, लहरें पीछे जाती है तो सुनामी आता है। लोग बीचेस के पास जाके देख रहे हैं कि भाई नदी के नीचे क्या क्या था, पानी पीछे जा रही है तो नदी का चीज़ बाहर आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हामागुची को गड़बड़ लगा। हामागुची क्या कि इतना ऊपर खड़ा था अपने घर के पास में, उसे पूरा नदी दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, सारे गाँव के लोग दिख रहे हैं। गाँव के लोगों का आइडिया नहीं कि समुद्र पीछे जाता है तो क्या होता है, लेकिन हामागुची का आइडिया था कि सुनामी आने वाला है। तो हामागुची क्या करता है, पूरे खेतों में आग लगा देता है, अपने खेतों में आग लगा देता है। अब कोई बोलेगा पागल आदमी है कि अपने खेतों में इतना अच्छा फसल उगाए, लोग सेलिब्रेट कर आग क्यों लगाया, पैसा कमाओ, पूरा पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें। लेकिन उसके पास मौका नहीं था कि लोगों को जाके सचेत करे कि भाई तुम लोग वहाँ से हट जाओ, अपने घर रिटर्न आ जाओ, क्योंकि नदी की लहरें, मतलब समुद्र की लहरें पीछे जा रही है ना, कब झपट से आगे आएगी उतना समय हामागुची के पास नहीं था। उस ज़माने में अलर्ट या डेंजर मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट नहीं था। उस ज़माने में एक बड़ी बेल हुआ करती थी, एक बेल को घंटा बजाना पड़ता था, ये इंडिकेट करने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब हामागुची देख रहा है कि लहरें पीछे जा रही, लहरें पीछे जा रही है। अब वो सोच रहा है कि हम टेंपल के पुजारी को, प्रीस्ट को बुला के बेल बजवा दे फटाक से, लेकिन उतना करने में टाइम चला जाएगा। हामागुची को दिख रहा है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जापान आधा डूब जाएगा, ठीक है, कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को करने का टाइम नहीं था। तो वो क्या करता है, अपने छोटे मतलब पोते से एक मशाल मंगवाता है, उस मशाल को मशाल टॉर्च बियरर्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मशाल बुलाता है, मंगवाता है, मशाल मंगवा के सारे खेतों में आग लगा देता है, पूरा का पूरा एक संग, ताकि लोगों को दिख जाएगा धुआं उठ रहा है, लोग सचेत हो जाएंगे। और बाकी स्टोरी क्या है वो आगे पार्ट में हम लोग धीरे धीरे समझें, ठीक है। इतना ये स्टोरी का पूरा थीम है, ये क्लियर है, स्टोरी पे आए, ठीक है। हाँ सर। फ्रॉम immemorial time, the shores of Japan have been swept at irregular intervals of century by enormous tidal waves. काफ़ी लंबे दशक से, पता नहीं कितने ही समय से, इरेगुलर टाइम मतलब ये नहीं कि रेगुलरली कि हाँ अप्रैल के महीना में जाके टाइड्स आता है, सुनामी आता है, अगस्त में जाके बारिश होता है तब सुनामी आता है, ऐसा कुछ नहीं था। इरेगुलर मतलब कभी भी, कितने ही सालों से, कितने ही करोड़ों सालों से, लाखों सालों से टाइड्स आते जा रहे थे जापान में, आते जा रहे थे। कोई इनका फिक्स समय नहीं था और ना कोई फिक्स टाइम था कि भाई इतने सालों से आ रहे, कब से आ रहे किसी को नहीं पता था।
टाइड्स आ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को पूछेगा कि टाइड्स के आने का रीज़न क्या है। 2 रीज़न दिया हुआ है टाइडल वेव्स के आने का। पहला है अर्थक्वेक, मार्क कर लीजिए। दूसरा है सबमरीन वॉल्केनिक एक्शन, मार्क कर लीजिए। MCQ का अपने आप में क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए। अर्थक्वेक और सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन। टाइड्स मतलब टाइड, सुनामी क्या होता है? सुनामी क्या होता है? सुनामी तो पानी की लहरें। पानी की लहरें मतलब क्या? टाइड्स। टाइड्स तो वही है ना कि पानी की लहरें एक के ऊपर आ रही है और टाइड्स बन गई है और वो सुनामी का रूप ले ली है, बात खत्म। ये तो हुआ सुनामी। और क्या हुआ? तो टाइडल वेव्स मतलब सुनामी। सुनामी का आने का 2 कारण है। अर्थक्वेक अगर आता था ना तो उस ज़माने में जापान के लोगों को अर्थक्वेक आज भी बहुत नॉर्मल लगता है। यहाँ अर्थक्वेक आ जाए, देखो भूचाल मच जाएगा 1 मिनट के अंदर। भाई बैठे बैठे क्या हो गया? पानी हिला है मतलब कुछ गड़बड़ है, पंखा हिला कुछ गड़बड़ है। अब भले कुछ भी रीज़न हो, गद्दे से हिला या कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा है। लेकिन उस ज़माने में क्या था? और आज भी जापान कम्प्लीटली इस बात को मानता है, स्वीकार कर चुका है कि भाई हमें अर्थक्वेक में रहने की आदत है। ठीक है, तो अर्थक्वेक का 2 मेन रीज़न है, टाइडल वेव्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स और बाय सबमरीन वॉल्केनिक एक्शन। पानी के अंदर अगर भवंडर बन रही है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो अर्थक्वेक आ रहा है। ये 2 कारण है कि वेव्स सुनामी को आगे आने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। नेक्स्ट, दिस ऑफुल सडन राइजिंग्स ऑफ द सी, अचानक से जो ये सी में पानी उठ रही है, आर कॉल्ड बाय द जापानीज सुनामी। जापानीज लोग इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी टी साइलेंट है, आप लोग वर्ड याद रखेंगे। सुनामी कुछ नहीं है, पानी के जो टाइडल वेव्स हवा में उठ रही होती है, पानी में उठ रही थी टाइडल वेव्स अर्थक्वेक के कारण या वोल्केनिक इरप्शन के कारण, उसे हम लोग सुनामी बोलते हैं। अब सुनामी पहला जापानीज वर्ड है जो इस पैराग्राफ में यूज़ किया गया, मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, पहला जापानीज वर्ड है जो यूज़ किया गया। पहला जापानीज वर्ड स्टोरी में यूज़ किया गया वो सुनामी है। द लास्ट वन occurred on the evening of June 17, 1896 when a wave nearby 200 miles, underline 200 miles long struck the northeastern provinces of Miyagi, Iwate and Omori, wrecking scores of towns and villages, ruining whole districts and destroying nearly 30,000 human lives. यहाँ पर हमें राइटर क्या बता रहा है पता है? ये मत समझना कि ये जो कहानी है ना हामागुची की, ये 1896 की 17 जून की कहानी है, ये मत समझना। बता दे रही, ये मत समझना कि 1896 की कहानी है, 17 जून की कहानी, ये नहीं है। ये राइटर बता रहा है कि 17 जून 1896 में भी एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, जो राइटर को याद है थोड़ा। ठीक है, वो राइटर बता रहा है कि वो सुनामी 200 माइल दूर तक गया था और मियागी, इवात और ओमर, ये 3 सिटीज़ का नाम है जापान का, 3 सिटीज़ को बर्बाद कर दिया था। 3 सिटीज़ का नाम है, बार बार बता रहे हैं कौन कौन सी सिटीज़ को बर्बाद किया गया था सुनामी की वजह से। जब 1896 में आया था वो जापान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आया था। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये 3 सिटीज़ लाई करते थे, अंडरलाइन कर लीजिए इन तीनों सिटीज़ को। काफ़ी लोग नुकसान हुए, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, जितने भी टाउन से सब बर्बाद हो गए। 30,000 ह्यूमन लाइफ्स, अंडरलाइन, राइटर मेंशन किया एक फिगर, 30,000 ह्यूमन लाइफ्स बर्बाद हो गई थी उस ज़माने में। 1896 में जो सुनामी आया था उसका राइटर बोल रहा है। हामागुची का कहानी 1896 का नहीं है। जो स्टोरी में सुनामी मेंशन किया है, हामागुची जो 400 लोगों को बचाया है, वो 1896 का 17 जून नहीं है, बता दे रहे बार बार। राइटर मेंशन किया है जो उसको याद था कि 1896 में 17 जून को कुछ ऐसा हुआ था। हामागुची का कहानी 1896 के भी पहले का, ये स्टोरी 1896 के पहले का भी बात बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, the story of Hamaguchi Goi is the story of a like calamity which happened long before the era of Meiji. Underline the word Meiji, era of Meiji, on another part of the Japanese coast. Underline the word Meiji. Actually, the period of 1868 से 1912 लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। द पीरियड ऑफ 1868 से 1912, 1868 से दिया हुआ नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। 1868 से द एरा ऑफ मीजी के बगल में 1868 से 1912 का जो एरा था वो मीजी पीरियड का था। जैसे यहाँ पर नहीं है क्या, अपने इंडिया में मुगल डायनेस्टी हुई, तुगलक डायनेस्टी हुई, तो वैसे जापान के समय, उस समय में 1868 से 1912 तक में जो डायनेस्टी रूल की थी उसका नाम था मीजी। और मीजी डायनेस्टी का नाम उसके एम्परर के नाम पे पड़ा, उसका एम्परर का नाम भी मीजी था। क्लियर है? तो ये कहानी मीजी पीरियड के पहले की है, लॉन्ग बिफोर द एरा ऑफ मीजी, लॉन्ग बिफोर ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब 1868 के पहले की कहानी है ऑलमोस्ट ये। क्लियर है? ऑन द जापानीज कोस्ट, तो स्टोरी ऑफ हामागुची गोई इज़ द स्टोरी ऑफ लाइक कैलमिटी, जो कि ये मीजी पीरियड के पहले का है, जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया।
क्लियर है इतना रिक अशिका? फाइन। हाँ सर। बाद में बता दे रहे हैं ये 17 जून 1896 की कहानी नहीं है, ये बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राइटर को याद है एक ऐसा इंसिडेंट जो उसने मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज एन ओल्ड मैन एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस, ही वॉज एन ओल्ड मैन एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस दैट मेड हिम फेमस, वो एक ओल्ड मैन था जो कि अपने ज़माने में फेमस था। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट ऑफ द विलेज टू विच ही बिलोंग्ड, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट था, मतलब उसका दबदबा था अपने विलेज के दौरान, अपने विलेज में हमागुची का दबदबा था, लोग उसकी बातें सुनते थे क्योंकि मुखिया भी था उस ज़माने का। ही हैड बिन फॉर मैनी ईयर्स इट्स मुरासोआ, ये पहला दूसरा जापानीज़ वर्ड है यहाँ पर, मुरासोआ। और हेडमैन, मुरासो का मतलब हेडमैन होता है, एमसीक्यू में आप लोग को पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए दोनों वर्ड को, मुरासो हेडमैन, ठीक है। मुरासो का मतलब होता है हेडमैन, मतलब मुखिया था विलेज का, हमागुची लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड ही वॉज नॉट लेस लाइक दैन रेस्पेक्टेड, ना ही उसकी इज्जत थी कि मुखिया है तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, बट उसके लिए लोगों के मन में प्यार था, रिस्पेक्ट था, लाइक करते थे लोग उसको, ठीक है। ये नहीं कि आउट ऑफ फियर कि वो मुखिया है अमीर है तो नहीं, लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो लोगों का हेल्प करता था काफ़ी। ये हमागुची की कहानी है। तो हमागुची का डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टर्स चल रहा है, कैरेक्टर स्केच हमागुची का इस पैराग्राफ में बता दे रहे हैं हम। द पीपल यूजुअली कॉल्ड हिम ओजी सन में डबल आई है, सिंगल आई नहीं है, डबल आई है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। फिर एक जापानीज़ वर्ड है, अंडरलाइन कर लीजिए, ओजी सन, लोग उसको बोलते थे, ओजी सन का मतलब था ग्रैंडफादर, वो इंसान जो ये ग्रैंडफादर हो जाता था उसको लोग उस ज़माने में ओजी सन बोलते थे। तो ओजी सन भी एक तरीके से इंडिकेट कर हमागुची को, और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड था पहला वर्ड मुरासो, हाँ उसको, वो भी हेडमैन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि इनडायरेक्टली वो भी हमागुची को इंडिकेट कर, हमागुची के लिए ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ओजी सन का मतलब ग्रैंडफादर होता है, हमागुची को इंडिकेट कर। बट बीइंग द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ही वाज समटाइम्स ऑफिशियली रेफर्ड टू एज द चोजा लिखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग जे शायद प्रोनाउंस करेगा, बट एक्चुअली में ये हम मतलब CHOJ को काफ़ी लोग चोया, बट एक्चुअली हमको लगता है ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ना CHOJ का जापानीज प्रोनाउंसिएशन में खोया बोलते होंगे, जहाँ तक मुझे इंडिकेशन। हाँ सर, खोया, मैंने इसको गूगल में देखा है, उसका प्रोनाउंसिएशन खोया करेक्ट है, चलो ठीक है। चो को खो बोलते थे और जे को वाई, जा को वाई बोलते थे एक्चुअली में, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जापानीज वर्ड में। तो खोया नाम का वर्ड भी ये हमागुची के लिए ही था, ये भी याद रखना। खोया क्यों बोलते थे, खोया का मीनिंग क्या था, खोया का मीनिंग लिख लीजिए, एफ्लुएंट, खोया का मीनिंग लिख लीजिए एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट। खोया का मीनिंग एफ्लुएंट मतलब एक इंसान जो कि कंप्लीट संपन्न था, ठीक है। बोलिए, कोई डाउट, एनी डाउट, एनी वन? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। खोया का मतलब एफ्लुएंट होता है, मतलब वो इंसान जो कि पूरी तरीके से संपन्न है, पका हुआ है, रिच है, वैल्यूएबल है, उसको खोया बोलते हैं। तो वो भी हम लोग किसको इंडिकेट करें, हमागुची को। ये वर्ड भी है, ओजी-सन भी है, और मुरासा वो भी इंडिकेट कर रहा है, सारा का सारा हमागुची के लिए यूज़ किया गया है। ही यूज़ टू एडवाइज द स्मॉलर फार्मर्स अबाउट देयर इंटरेस्ट, हमागुची क्या करता था, स्मॉलर फार्मर्स को उन लोग के सिंपल इंटरेस्ट कैसे कमाना है और ज़्यादा, ठीक है, उस बात पे। टू आर्बिट्रेट देयर डिस्प्यूट, आर्बिट्रेट का मीनिंग लिखिए, सेटलिंग एन आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट, सेटलिंग एन आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल्स। तो लोगों के बीच में झगड़ा को भी सॉल्व करता था। टू एडवांस देयर मनी एट नीड, लोगों को उधार भी देता था जब उन्हें ज़रूरत होती थी। एंड टू डिस्पोज ऑफ देयर राइस फॉर देम ऑन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल, लोगों की जो राइस की खेती होती थी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी करवाने में मदद करता था। क्लियर है बात, ज़्यादा प्रॉफिट भी कराने में मदद करता था। नेक्स्ट, Hamaguchi's big thatched farmhouse stood at the verge of a small plateau overlooking a bay. इस लाइन को देखो हुए काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किए, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के इस लाइन में डिस्क्राइब किए हैं। इस लाइन को ऐसा तुमको फील नहीं हुआ, बट फिर भी आप लोग को बता देते हैं। हामागुची's बिग thatched फार्म हाउस स्टूड एट द वर्ज मतलब कॉर्नर होता है, आग कर लीजिए, वर्ज मतलब कॉर्नर हो गया या एज हो गया, वर्ज ऑफ अ स्मॉल प्लेटो ओवर लुकिंग अ बे। एक्चुअली क्या था, हम आप लोग को प्लेटो बोले ना, जो कि टेरेस फार्मिंग वाला रीजन होता है, उसमें एकदम टॉप में तुम हो, टॉप में हो गए तो नीचे का सारा
चीज़ दिखेगा, सारी की सारी सीढ़ियाँ दिखेगी, सारे के सारे घास फूस दिखेंगे तुम्हें, मतलब तुम एकदम ऊपर खड़े हो। और हामागुची का अगर वो टेरेस फार्मिंग वाला लैंड के एकदम ऊपर था, उस प्लेटू के एकदम ऊपर था, उसके आसपास का पूरा रीजन जंगल से घिरा हुआ था और एक ही जगह था जहाँ से तुम नीचे जा सकते हो या ऊपर आ सकते हो या ओशियन का व्यू देख सकते हो। बाकी सारा रीजन तो था आसपास का वो जंगल से घिरा हुआ था, बगल बड़े बड़े पाइन ट्रीज से घिरा हुआ था। अब इसका जो घर है ना, वो उसका घर एकदम प्लेटू, जैसे प्लेटू में एकदम चढ़े एकदम ऊपर आके, वो उसका एज पे ही था घर। इसके पहले, इसके थोड़ा पीछे भी मतलब वो जंगल उंगल थे, थोड़ा घर का पीछे का हिस्सा होगा, लेकिन प्लेटू पर एक जैसे ही चढ़ेंगे ना, तो उसका जो एज होता है ना, एज जहाँ से शायद तुम बोलोगे गिर जाएंगे, वो एज पे ही इसका अपना हामागुची का घर था, बड़ा थैस्ट हाउस था। अब उसके घर तक पहुंचने के लिए उस ज़माने में क्या था कि चट्टान के ऊपर घर है, तो सीधा रास्ता तो बना होगा नहीं होगा, जाहिर सा बात है, जिगजैग करके रास्ता था कि उसके घर तक जाने का। और आसपास उसके घर तक जिगजैग रास्ता था, और जितना भी आसपास का रीजन था वहाँ पर लोग अपना राइस का कल्टीवेशन करते थे। और नीचे के रीजन में लोगों का छोटा छोटा थैस्ट हाउस था। अब इसका ऊपर इतना ऊपर घर है, ठीक है, इतना ऊपर घर है, उसके उतना ऊपर घर से नीचे का पूरा सिटी का व्यू उसे दिखता था, ठीक है, और पूरा ओशियन का व्यू भी दिखता था। क्लियर एरिक, दिमाग में गया लाइन का मतलब? हाँ सर। बे का मतलब आप लोगों को पता होगा, आई थिंक सो, फिर भी लिख लीजिए। इनलेट ऑफ द कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू अ कर्व। इनलेट ऑफ अ कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू अ कर्व। इनलेट ऑफ अ कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू अ कर्व। इनलेट ऑफ अ कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू अ कर्व। रिपीट कर दिया। मतलब क्या हो गया? बे का मतलब क्या हो गया? समुद्र है, पानी है, पानी आया, तुम क्या करोगे? समुद्र में मान लो सैंड, बीच में कोई गया होगा तो ठीक है, सैंड का लोग किला बनाते हैं। ये सैंड को नीचे से खोदोगे ना, तो क्या करते हैं लोग, मान लो ठीक है, मान लो हम जैसे बैठे हैं, ठीक है, समुद्र में बीच के किनारे बैठे हैं, पानी के एकदम जस्ट बगल में बैठे, सैंड है वहाँ पर। अब सैंड में हम थोड़ा सा खोदेंगे, ठीक है, गली बना देंगे, तो पानी वहाँ से इधर तक आ जाएगा ना, पानी आ जाएगा ना मेरे तक, और पीछे गली बनाते जाएंगे तो पानी और आगे चलते जाएगा। सही बात है ना? तो वही एक तरीका हो गया कि मोटा, मतलब समझ सकते हो कि पानी है, लेकिन पानी है, पीछे से सैंड आके थोड़ा सा और आगे जाके कवर कर रहा है पानी को, और बीच में उसको क्या बोलते हैं, ये दिखाता है ना डोरेमोन इसमें, स्प्रिंग। यस, स्प्रिंग का जो गर्म पानी का जो बात होता है, उसमें क्या होता है कि सैंड के बीच में थोड़ा सा पानी है गर्म, और पानी बाहर से इंटरैक्ट होकर आ रहा है अंदर। क्लियर है? दिमाग में गई ये बात? हाँ, वो हो गया बे का एक्चुअल रीजन। द प्लेटू मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर। प्लेटू के अंदर राइस की खेती होती है। तो वॉज हेम्ड इन ऑन 3 साइड्स बाय थिकली वुडेड समिट्स। तीनों जगह से, जैसे कि हम बोले, जंगल से घिरा हुआ था। हेम्ड का मतलब होता है लॉकअप या सराउंडेड बाय। लॉकअप तो एक्चुअली आप लोग मत लिखिएगा, बट मीनिंग समझाने के लिए बता दें, लॉकअप या सराउंडेड बाय मतलब तीनों जगह से घिरा हुआ था, बंद था जंगल से, और एक जगह से हामागुची के घर से नीचे जाने का जगह था, वहाँ से लोग आ सकते थे। सराउंडेड बाय एक्चुअल मीनिंग है लॉकअप, यू कैन ऑल्सो राइट। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम इट्स आउटर वर्ड्स द लैंड स्लोप इनटू अ ह्यूज ग्रीन कॉन्काविटी। हमारे हामागुची के घर के एकदम एज से नीचे की तरफ देखोगे तो पूरा पूरा ग्रीनरी छाया हुआ था। एज इफ स्कूप्ड आउट टू द एज ऑफ द वाटर, मतलब ऐसा लग रहा है कि चट्टान एकदम सीधा होता है ना, चट्टान एकदम, मान लीजिए एकदम सीधा सीधा चट्टान आ रहा है, उस पर अचानक ढलान आ गई, तो हामागुची का घर उस ढलान के कॉर्नर पे था। तो ऐसा लग रहा है ना कि देखने में कि सीधा सीधा चट्टान चल रहा था, सीधा सीधा ज़मीन चल रही थी, लेकिन कोई उसको काट दिया गया है ताकि वो एक स्लैंट पोर्शन बन गया नीचे जाने का। मतलब जस्ट एक राइटर मेंशन किया है कि हामागुची का घर एकदम एज पे था, कि वहाँ से पूरा किनारा एकदम सब जगह का व्यू दिखता था। As if scooped out at the edge of the water, and on the whole of this slope, some 3/4 of a mile long, was a terraced. So look, terrace का एरिया जो था 3/4 का था, बता दिया गया। When viewed from an open sea, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो 3/4 of a mile का एरिया तुम्हें दिखेगा, और ऊपर दिखेगा हमारे हामागुची का घर, जो कि चोटी पे है थोड़ा सा, ठीक है। When viewed from the open sea, like an enormous flight of green steps divided in the center by a narrow white zigzag, a streak of mountain road। वही है कि हामागुची के घर तक पहुंचने के लिए zigzag रास्ता था, ग्रीनरी था, प्लेटू का रीजन था, आसपास खेती हो रही है। सिंपल बात बोला तो दार्जिलिंग घूम रहा हूँ, सिंपल बात है, ठीक है। टी की खेती, चाय की खेती, वही है वहाँ पर, मतलब टाइप ऑफ थिंग। A streak of mountain road, 90 thatched dwellings, underline the word figure mention, फिर से राइटर किया है, 90 छोटे छोटे झुक्कियाँ घर थी वहाँ पर, ठीक है, नीचे की तरफ में। एंड अ शिंटो टेम्पल, शिंटो वाज द रिलीजियन एंड अ ट्राइब। उस ज़माने में रिलीजन जो था जापान का, उसका शिंटो रिलीजन था, और शिंटो रिलीजन के लोगों
का जो ट्राइब था, जो जाति था, उसको शिंटो ट्राइब बोलते थे। और उस ट्राइब का उधर एक मंदिर बना हुआ था। शिंटो वाज अ रिलीजन, और उस रिलीजन के वहाँ पर ट्राइबल लोग थे, तो शिंटो ट्राइब भी था वहाँ पर, और ट्राइबल लोग एक मंदिर बनाए थे, इसलिए उसको शिंटो टेम्पल बोला जाता था। क्लियर है बात? बता दिए। शिंटो भगवान का नाम नहीं है, याद रखना, बता दे रहे। Composing the village proper stood along the curve of the bay, and other houses climbed straggling up the slope of for some distance on either side of the narrow road leading to the खोयाज होम। मतलब सिंपल है यहाँ पर कि हाउसेस से क्लाइंब करके जाना पड़ता था हमारे हमागुची के घर के बगल में। स्ट्रैगलिंग अप का मतलब लिख लीजिए, टू ग्रो इन एन अनटाइडी मैनर, टू ग्रो इन एन अनटाइडी मैनर, मतलब कि बाकी सारे घर जो थे ना वो टू ग्रो इन एन अनटाइडी मैनर, बाकी सारे झोपड़ियाँ जो थी, जो घर थे, वो स्ट्रैगलिंग अप द स्लोप्स फॉर सम डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो एंड लीडिंग टू खोयाज होम। मतलब आसपास घर थी, बहुत मुश्किल से उन्हें बनाया गया था जैसे तैसे कर करके, और ऊपर जिगजैग वे में ऊपर जाने का रास्ता था हमारे हमागुची के घर तक का। हमागुची का काफ़ी ऊपर था, मतलब समझ लो काफ़ी ऊपर था, तभी समुद्र दिख रहा है अच्छा खासा, ठीक है, और सिटी पूरा दिख रहा है। ये यहाँ तक का पार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, कोई डाउट है? एक सिंगल डाउट भी कि क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं समझ? नहीं समझ आया तेरे को? समझ आया? क्लियर एकदम? वेल एंड गुड, चलो बहुत बढ़िया।